हेलो एवरीवन। आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे यूके इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो दिसंबर मंथ से स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास काफ़ी शॉर्ट टाइम है, तो इस शॉर्ट टाइम में इंटरव्यू के रिगार्डिंग हम किन किन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को प्रिपेयर करें जिससे हम इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सके, अपना इंटरव्यू अच्छे से अच्छे कर सके। तो आज इंटरव्यू के रिगार्डिंग उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको इंटरव्यू में जाने से पहले इंटरव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी जानकारी होगी और आप इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैंग्वेज के बारे में। देखिए, कई कैंडिडेट्स का मन में सवाल रहता है कि यार जो कैंडिडेट्स अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है। आप चाहे हिंदी में इंटरव्यू दो चाहे आप इंग्लिश में इंटरव्यू दो, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि यार मेरी इंग्लिश में कमांड अच्छी है, मुझे इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए, तो क्या मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो और कुछ कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं हिंदी में इंटरव्यू दूंगा तो क्या मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका आपकी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है लैंग्वेज को लेकर तीन फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करिए, इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करिए, लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ पर बता दूँ कि जो आपका इंटरव्यू होगा यूके क्योंकि एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, आपको जो इंटरव्यू होगा वो हिंदी में ही होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चूज करने का, तो तब आप क्या करें। ऐसी कंडीशन में देखिए, लैंग्वेज को चूज करने के लिए आपको तीन फैक्टर को ध्यान में रखना है। पहला फैक्टर तो यह है कि सबसे पहले आप उसी भाषा का चयन करें जिसमें आप अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जिस भाषा पर आपकी अच्छी कमांड हो, यानी कि जिसमें आपको वोकेबुलरी को के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना हो। तीसरा, उसी भाषा का आप चयन करें जिसमें आप इंटरव्यूअर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, जिसमें आप कंफर्ट रह सके। तो ये है भाषा को चयन करने के इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इनके रिगार्डिंग आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दें या इंग्लिश में इंटरव्यू दें। देखिए, आप जिस भाषा में अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे वही भाषा आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो जनरली आपका जो इंटरव्यू होगा वो हिंदी में ही होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि फिर भी आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चूज करने का, तो आप इन तीन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यू होता है उनमें डायरेक्ट इंटरव्यूअर आपसे आपके बारे में पूछ लेता है, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ रहते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंटरव्यूअर आपको आपसे जानना चाहता है, ठीक है, कि वो पूछेगा कि अपने बारे में कुछ बताइए या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ऐसा वे होना चाहिए कि आप इफेक्टिव तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे सको जिससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन इंटरव्यू पर अच्छा रहे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं, अगर आप हिंदी में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन उसके उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए, आपके पास एक इफेक्टिव वे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। सपोज दैट किसी लड़के का नाम विवेक है, ठीक है, और मैं यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन आपको दे के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देंगे आप, तो जैसे सर माय नेम इज विवेक, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट देहरादून, ठीक है। सर आई हैव डन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन 2017, ठीक है। आई हैव डन वर्क इन इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट इंजीनियर फ्रॉम 2017 to 2021, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग, ये आप तब बोलोगे जैसे आई हैव बीन वर्किंग, यदि आप अभी काम कर रहे हो, ये आप कंडीशन में तब बोलोगे आई हैव बीन वर्किंग इन इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट इंजीनियर फॉर 3 ईयर 2 ईयर्स या 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन यदि आप काम कर चुके हो तो आप इस सेंटेंस का यूज करिए, आई हैव डन वर्क इन इंडस्ट्री एज एन असिस्टेंट इंजीनियर फ्रॉम 2070 टू 2021। तो आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में तो भी आप सेंटेंस का प्रॉपर ध्यान रखो, यानी कि आपका जो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देने का जो वे है वो एक प्रॉपर वे होना चाहिए। उसमें आपको ग्रामेटिकल पोर्शन का भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसे ही जो भी आपके मन में आ रहा है ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर वे में ही आपको देना है। उसके बाद सर माई हॉबी या हॉबीज इज आर, यदि आपकी कोई एक हॉबी है तो आप इज लगा सकते हैं। यदि आपकी बहुत सारी हॉबीज है तो आर लगाकर आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे राइटिंग प्लेइंग, राइटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ठीक है। उसके बाद सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जो भी आपकी हॉबीज है उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद
अब आप क्या कर रहे हो, आपको ये भी जानकारी देनी है। जैसे एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आप ये उसमें उनको बता सकते हैं। या अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से जॉब करें उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। और यदि इसमें एक चीज़ आपको एक याद रखनी है कि आपने अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हुआ है या एमटेक किया हुआ है, तो देखिए आप चाहे तो उनको बता सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपका इंटरव्यू हो रहा है वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट्स अपनी बहुत सारी क्वालिफिकेशन बताने का प्रयास करते हैं, जैसे सर मैंने डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने बीटेक की, उसके बाद एमटेक की। तो अगर आपने इतनी सारी क्वालिफिकेशन किया है तब आप उनको भी लगता है कि अरे यार तुमने इतना क्या हुआ है, तो तुम पहले से इतने सक्सेस क्यों नहीं हुए, तुम फिर यहाँ पर क्यों आना चाहते हो जब आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप कम से कम चीज़ों को बताने का प्रयास करें, जिससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो भी इजी रहे और उनको भी अच्छा आपसे बात करते हुए अच्छा लगे कि ये हमें सटीक और सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। ये नहीं कि आप अपनी बहुत ज़्यादा ही अपने अपने बारे में बहुत ज़्यादा आप बातें करो, ठीक है। और एक बात इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा याद रखनी है, इंट्रोडक्शन में आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देनी है। देखिए जो आपका इंटरव्यू हो रहा है वो आपका हो रहा है, आपकी फैमिली या आपके फैमिली बैकग्राउंड का नहीं हो रहा है। कई कैंडिडेट से करते हैं कि वो डायरेक्ट बताते हैं सर माय नेम विजय, माय फादर्स नेम ये, माय मदर्स नेम ये, एंड माय फादर्स उनके वर्क के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो उनके काम, उनके सब कुछ, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी बातें इंटरव्यू में सब बेकार है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको कुछ नहीं कहना है, आपको डायरेक्ट इसी वे में जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इसी वे में आपको शॉर्ट वे में आपको अपने इंट्रोडक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा बता सकते हैं, अगर हाँ अगर आप बताने की इच्छुक है तो आप बता दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आप अगर आप हिंदी में इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, आप हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, देखिए जैसे सर हमने वहाँ पे वे की बात की थी, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो लेते हैं। सपोज दैट मैं किसी अर्जुन नाम के लड़के का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे सर मेरा नाम अर्जुन है, या अर्जुन कुमार, या आप सर नेम भी लगा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर मेरा नाम अर्जुन कुमार है, मैं हरिद्वार जिले से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। अगर आप गर्ल्स है, अगर फीमेल कैंडिडेट से इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो करती हूँ, लगा सकती हैं। सर मैंने अपने डिप्लोमा की पढ़ाई, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सर मैंने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से वर्ष 2017 में पूरी की है, ठीक है। आगे सर मैंने सर मैंने 5 वर्ष तक सर मैंने 5 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या 2 वर्ष तक असिस्टेंट इंजीनियर सर मैंने 5 वर्ष तक इंडस्ट्री में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्य किया है, या अभी भी मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर मैंने 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक एक असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्य किया है, या अभी भी मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। सर मेरी हॉबी या हॉबीज़ प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आप जानकारी दे सकते हो। वर्तमान में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक इफेक्टिव वे में ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी सेंटेंस को पहले बोल रहे हो, किसी सेंटेंस को बाद में बोल रहे हो। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे स्टेप बाय स्टेप ये लगे कि आप अपने बारे में एक सही प्रकार से उनको जानकारी प्रेषित कर रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं कि आप देखिए, अगर आप हिंदी में इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में इंट्रोडक्शन दोगे, आप इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, और इंग्लिश वर्ड्स का आप मोस्टली अधिक से अधिक यूज़ करिए। देखिए इसमें आपके बेनिफिट्स हैं। देखिए जो इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है, अगर आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे, बीच बीच में इंग्लिश सेंटेंस का यूज़ करेंगे, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। जब ये आपका प्लस पॉइंट बनेगा तो इससे इंटरव्यू पर आपका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये नहीं कि अगर आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप सारी चीज़ें आप हिंदी में बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू मैनर्स की। देखिए मैनर्स इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास भले कितनी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे मैनर्स नहीं है इंटरव्यू रिगार्डिंग, तो समझिए आप इंटरव्यू से रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जब आपको अंदर बुलाया जाए, ठीक है, तो आप सबसे पहले जाने की परमिशन लीजिए, यानी कि टेक परमिशन, आपको परमिशन लेनी है।
अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं सर मैं आई कमिंग, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी बोले इंग्लिश में बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप परमि तो सबसे पहले आप परमिशन लीजिए, सबसे पहले आपको रूम में अंदर जाने की परमिशन लेनी है। उसके बाद विश द बोर्ड मेंबर्स, जो बोर्ड के मेंबर सामने बैठे हैं आपको उनको विश करना है। अगर मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग में, आफ्टरनून का टाइम है आफ्टरनून, ठीक है। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यदि मेंबर्स में, यदि बोर्ड मेंबर्स में फीमेल मेंबर्स बैठी हुई है तो आपको सबसे पहले फीमेल्स मेंबर को ही गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करना है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप महिलाओं को पहले सम्मान देते हैं, ठीक है। ये आपका एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो अगर फीमेल मेंबर है तो सबसे पहले आप फीमेल मेंबर को ही विश करिए, उसके बाद आप मेल मेंबर को विश कर सकते हैं। अगर फीमेल मेंबर नहीं है और कोई एल्डर मेंबर बैठा हुआ है तो सबसे पहले आप एल्डर मेंबर को विश करिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे करके आपको विश करना है, इससे भी आपको एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप एल्डर को सम्मान सबसे पहले देते हैं। उसके बाद है सिटिंग मेथड। जब आपको बैठने के लिए कहा जाए आप तभी बैठिए, यानी कि आप गए और आपने विश किया आप बैठ गए, ठीक है, आपने परमिशन मिली, जब ये बोर्ड मेंबर आपको कि प्लीज सिट डाउन करवा बैठ जाए तो आपको तभी बैठना है, यानी कि आप अपने आप से ही बैठ जाए। सिटिंग मेथड आपका ऐसा होना चाहिए, देखिए आपको पैर पैर रख कर नहीं बैठना है, सिटिंग मेथड आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ये और इस तरीके से भी नहीं बैठना जैसे हम सोफे बैठो, पैर पैर रख कर नहीं बैठना है, सिंपल तरीके से बैठना है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल में कॉन्फिडेंस बैठते हुए लगना चाहिए कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट इंटरव्यू को लेकर, ठीक है, ये नहीं कि आप लेजी लग रही है, तो कॉन्फिडेंट लगने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से बैठना है। उसके बाद जैसे ही बोर्ड मेंबर आपको बैठने के लिए गए तो आपको क्या कहना है, से थैंक यू आफ्टर से, ठीक है। यानी कि बैठने के बाद आपको सभी को थैंक यू सर, थैंक यू मैम ये बोलना है, ठीक है। उसके बाद से थैंक यू आफ्टर ओवर द इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो उसके बाद भी आपको सभी को थैंक यू बोलना है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोलकर आपको अपने इंटरव्यू को ओवर करना है। उसके बाद है ड्रेस सेंस। देखिए ड्रेस सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कैंडिडेट्स को ये लगता है कि मुझे ये पहन के जाना चाहिए, वो पहन के जाना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं आपको, देखिए सबसे पहले मैं मेल की बात कर रहा हूँ, जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए सिंपल पैंट सिंपल शर्ट, ठीक है, और सिंपल शूज़। आपको शूज़ कोई स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको मास्टर शूज़ जैसे शूज़ पहनने हैं, ठीक है, तो वे शूज़ आप पहन सकते हैं। और देखिए आपको जीन्स जीन्स और टी शर्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, सिंपल बेल्ट का यूज़ करना है। कोई आपकी जो बेल्ट है उसका कोई डिज़ाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे लेके आप कोई बिल्कुल ही स्टाइलिश तरीके के पर्सन है, क्योंकि देखिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू चाहे वो छोटा इंटरव्यू या बड़ा इंटरव्यू हो, देखिए ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उस जॉब के लायक है या नहीं है। आप जिस जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए फिट है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आपको उसी टाइप से अपनी ड्रेस सेंस को ध्यान में रखना है। तो सिंपल पैंट सिंपल शर्ट आप पहन सकते हैं, आपको कोई डार्क या कोई इतना भड़काऊ कलर नहीं पहनना है, ठीक है, जिससे मानसिकता पर भी एक अलग से इफेक्ट पड़ जाए, ठीक है। तो आपकी ड्रेस पर ही ध्यान है, तो ऐसा आपको लाइटी कलर में ड्रेस होना चाहिए आपकी। आप चाहे तो आप टाई लगा सकते हैं, आप चाहे तो टाई नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो गर्ल्स है, अगर मैं फीमेल की बात करूँ, जो गर्ल्स है, गर्ल्स कैंडिडेट्स को क्या करना है, देखिए जीन्स आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आप एक सिंपल पजामी उसके ऊपर एक कुर्ती, ठीक है, वो सबसे बेटर है। पजामी और कुर्ती सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा ड्रेस सेंस माना जाता है पजामी और कुर्ती, और उसके ऊपर दुपट्टा। तो पजामी कुर्ती प्लस दुपट्टा पहन सकती है। उसके नीचे आप ऐसी सैंडल्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कोई स्लीपर हो या सैंडल, तो ऐसे जो हील्स वाले सैंडल हैं उनको यूज़ मत करिए, कोई सिंपल जैसे आप पहनते हैं सिंपल फुटवेयर आप पहन सकती है, ठीक है, तो वो आप पहन कर जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और कोई स्टाइलिश हेयर खोलकर या कुछ इस प्रकार से आपको नहीं जाना है, तो आपको एक सिंपल तरीके से ही इंटरव्यू में आपको बैठना है, ठीक है, ताकि इंटरव्यू को भी ये लगे कि हाँ, एक क्वालिटी आपकी लगनी चाहिए इंटरव्यू देते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक क्वालिटी आप में लगे कि हाँ, आप इस जॉब के लिए फिट है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी ड्रेस सेंस को लेकर सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे ड्रेस मत पहने जिससे निगेटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन टाइम। देखिए कैंडिडेट्स के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो क्या 100% जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकली होंगे या नॉन टेक्निकल भी होंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो आपका इंटरव्यू रहेगा उसमें 90% क्वेश्चन आपसे टेक्निकल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और टेक्निकल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो आपका सिलेबस है सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे, उससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो आपका सिलेबस है आप उसी को प्रिपेयर करिए, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए, उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाहर कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए, लेकिन सिलेबस के बाहर नहीं होगा।
जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे उनका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 10%, और 10% आपका जैसे उत्तराखंड के रिगार्डिंग उसका उसकी उत्तराखंड की जी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, करंट अफेयर्स के जो इशूज है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इनका वेटेज इतना नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी करंट अफेयर्स को लास्ट 3 मंथ या 6 मंथ की प्रिपेयर कर लीजिए। उत्तराखंड की जी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप जिस डिपार्टमेंट में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में अपनी प्रेफरेंस दी है, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सपोज दैट आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू रिगार्डिंग सिलेक्शन हुआ है, तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इरिगेशन हो, माइनर इरिगेशन हो, या जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उन डिपार्टमेंट के बारे में, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। उस क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे पहले कि उसका इस्टेब्लिशमेंट कब थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका वर्क क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, और ये जानकारी आप इंटरनेट के माध्यम से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी लेने के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर लगभग सभी डिपार्टमेंट के आपको वर्क स्ट्रक्चर, उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। देखिए कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है, हमने देखा है, हमने जिन इंटरव्यू का एनालिसिस किया, हमने लगभग 12 से 13 स्टेट के इंटरव्यू का एनालिसिस किया है, वो भी जेई और ए के इंटरव्यू को एनालिसिस किया है, लगभग 12 से 13 राज्यों के इंटरव्यू में एनालिसिस किया है। तो हमने देखा है कई बार इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे पूछ लेता है कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने एक फेवरेट सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर करके चलना है, जिसमें आपकी अच्छे से अच्छी कमांड हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा हो टेक्निकल में हम सभी लोग थर्ड सेमेस्टर से लेके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है, तो 12 बेस्ट होता है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है थर्ड सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक का, और कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब ये तो यानी कि हर सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो एक इंटरव्यू कम से कम आपका 1 घंटा 2 घंटे तक का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी हो जाता है कि इंटरव्यूअर आपसे एक फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लेता है, और उस फेवरेट सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करके चलिए, और उस सब्जेक्ट पर आपकी अच्छे से अच्छी कमांड होनी चाहिए, ताकि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके आप डायरेक्ट उसका आंसर दे सको, ठीक है। उस फेवरेट सब्जेक्ट में आपको उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन आपके आनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपको ये सबसे ध्यान रखना है कि जिस सब्जेक्ट के बारे में से कुछ क्वेश्चन फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आप जिस फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में इंटरव्यू आपसे पूछे, उसके रिगार्डिंग आपको सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, चाहे उसकी डेफिनेशन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट हो, या उसकी सिंपल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो जरूरी ये भी नहीं कि फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया जाए, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया है उसके रिगार्डिंग आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये केवल एक ऑप्शनल है कि आपसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है नहीं पूछा जाता है, ये केवल एक ऑप्शनल बात है, फिर भी आप इसको प्रिपेयर करके चलिए। लेकिन जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पे ही आपका फोकस करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटे छोटे फॉर्मूले को भी याद करना है। कई बार आपसे फॉर्मूले पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूले पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और छोटी जो सिंपल कैलकुलेशन है, जिसमें आपको सारी वैल्यूज दी हो और एक वैल्यूज निकालनी हो, तो इस प्रकार से भी आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन को सोल्व करके चलना है, जिससे आपको इंटरव्यू में जाने से पहले लगभग आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि अगर इंटरव्यूअर आपसे किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सको, ठीक है। बात करते हैं आगे जनरल अवेयरनेस की। कई बार ऐसा होता है, देखिए जनरल अवेयरनेस से आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें मोस्टली क्या कंटेंट रह सकता है, करंट अफेयर के रिगार्डिंग कंटेंट रह सकता है, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट की जीके रह सकती है, डिपार्टमेंट की नॉलेज, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में मैंने अभी बताया था, जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है, उस डिपार्टमेंट की नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल। देखिए जो आपका स्टडी मटेरियल रहेगा वह रहेगा यूकेपीएससी जेईई एग्जाम सिलेबस, यानी कि जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है वही आपका स्टडी मटेरियल है, उसी को आप प्रिपेयर करके चलिए, वही सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी भी अलग से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो आपका सिलेबस है उसे फोकस करें, उसी को पढ़िए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे और आपसे सवाल पूछे जाए, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप इंटरव्यूअर को घुमाने का प्रयास मत करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो उसको डायरेक्ट मना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है आपके मार्क्स कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर घुमा फिरा के जवाब दोगे तो इंटरव्यू समझ जाएगा कि ये इसको पता नहीं है, ये केवल
इसका मतलब गलत तरीके से आपका जवाब देने का प्रयास नहीं करना है, मतलब ऐसे इस प्रकार जवाब देने का प्रयास नहीं करना है कि इंटरव्यूअर को लगे कि इसको पता नहीं है, केवल यहाँ पे गोलमोल बात करने का प्रयास कर रहा है, आंसर देने का प्रयास कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पता है डायरेक्ट आप उसी का आंसर दो, नहीं पता है तो मना कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंटरव्यू क्या लगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपको नहीं पता है, इंटरव्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा, तो इंटरव्यूअर ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा कि चलो इसको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे तो समझ जाएंगे कि सिर्फ पता नहीं है, ये बस घुमाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो डायरेक्ट बताइए, अगर नहीं पता है तो ना बताइए। अगर आपने 10 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन को आपने ना भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपकी एक पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है कि आप किसी ऐसे सवाल का आंसर नहीं देना चाहते जो आपको नहीं पता, आप उसमें अलग से कुछ नहीं अपना कंटेंट जोड़ना चाहते, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसका आंसर दे सकता हूँ और इसमें मेरे पास कुछ फैक्ट है, तो आप तब बता सकते हैं। देखिए आप अपना आंसर, आपका जो आंसर है वो फैक्चुअल बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें कोई फैक्ट हो ही ना, यानी कि वो निराधार हो, यानी कि जो भी आपका आंसर हो, अगर आप अपने अनुमान के आधार पर भी देना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो फैक्चुअल बेस्ड हो, वरना आप अनुमान के आधार पर भी अपना आंसर मत दीजिए। अगर आपके पास ऐसा अनुमान है तो फैक्ट पर आधारित होना चाहिए आपका आंसर, उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स हो, ठीक है। तो आंसर देते हुए ये ध्यान रखिए कि मुझे उसका सटीक जानकारी है या नहीं है। अगर आपको सटीक जानकारी है तो आप देने का प्रयास कीजिए। अगर आप अनुमान के आधार पर देना चाहते हैं तो आपके पास उस क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग आपके पास फैक्ट होने चाहिए, तो आप अपने आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। अन्यथा अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप मना कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू के बारे में। तो जो इंटरव्यू ड्यूरेशन है वो रहेगी आपकी मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। हालांकि आपका जो इंटरव्यू 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, देखिए कितने कम टाइम में खत्म हो रहा है, आपसे लगभग सही बात है वहाँ पे पूछ ली जाएगी, तो लगभग आपका 10 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम आपकी 15 मिनट रहेगी। इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, देखिए जो कैंडिडेट स्टार्टिंग में ही अपने इंटरव्यू को अच्छे से आंसर देना शुरू कर देते हैं इंटरव्यू में, तो उन वे उसमें इंटरव्यू में एक अच्छा इंटरेस्ट बन जाता है, तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि चलो और क्वेश्चन पूछे जाए, तो उस टाइम कंडीशन अलग होती है कि आपका टाइम बढ़ सकता है, हो सकता है कि 10 मिनट या 15 मिनट या 15 मिनट से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन एक अलग बात है कि कुछ कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं और अपने आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टाइम इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन जो आपकी इंटरव्यू ड्यूरेशन रहेगी वो मिनिमम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग सभी बातों का ध्यान रखना है। ये थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर देते देते समय, ठीक है। अब सिटिंग मेथड आपका क्या होना चाहिए, आपका ड्रिंक सेंस क्या होना चाहिए, आप किस लैंग्वेज को आप प्रेफरेंस दोगे इंटरव्यू के लिए, तो ये सारी की सारी बातें इंटरव्यू रिगार्डिंग काफ़ी मैटर करती है। देखिए इंटरव्यू चाहे छोटा हो या बड़ा ये डिपेंड नहीं करता, इंटरव्यू आप किस प्रकार से दे रहे हैं ये डिपेंड करता है, इंटरव्यू में आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू में आपको अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए उन सभी पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे बताए, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आप इंटरव्यू में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे। और अभी अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा तो आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट इंटरव्यू में जाने से पहले सभी जानकारी मिल गई होगी। देखिए हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने लगभग 12 से 13 स्टेट्स के जो ए और जेई के इंटरव्यूज होते हैं उनको एनालिसिस किया है, और कुछ जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे चुके हैं एक्चुअल में, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, उनसे भी हमने डिस्कस किया है। तो बहुत सारी बातों को डिस्कस करने के बाद इन सभी इंटरव्यू के पॉइंट्स को हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपने चैनल पर अपलोड की है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमें लगा कि एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पर बनाई जाए जिससे जो अभी जेई का जो इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार चीज़ें आपको रिकॉल हो जाए, आप एक बार रिवाइज कर लो, तो आप इंटरव्यू में बैठने से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करो। और एक बात और आपको हमेशा याद रखनी है, इंटरव्यू में जब आप बैठो तो लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू में को लेकर कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, यानी कि आप घबराए हुए हो, डरे हुए हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस बात को छोड़ दीजिए, इस बात को मन में नहीं रखना है आपको। आपको क्या रखना है कि मुझे इंटरव्यू में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस करनी है। आप उस टाइम ये भूल जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उसको आपको बिल्कुल मन में नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक बात मन में रखनी है, मुझे 100% इंटरव्यू में अपना देना है, मुझे 100% इंटरव्यू में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करनी है। ये बात अगर आपके मन में है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आप अपने चेहरे पर स्माइल भी रखोगे और आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का इंटरव्यू अच्छा हो, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में इंटरव्यू रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।
तो आज की स्टूडेंट बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। थैंक यू।